जय हिंद। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से कोशिश की क्विट इंडिया मूवमेंट को रिप्रेस करने की। और फाइनली हमने बात की थी राजगोपालाचारी फार्मूला के बारे में, जिसे लाया गया 1944 में। राजगोपालाचारी फार्मूला के थ्रू बेसिकली कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश किया जाए। राजगोपालाचारी फार्मूला फेल हो जाएगा और इन्हीं लाइंस पे आगे चल के लाया जाएगा देसाई लियाकत पैक्ट को। देसाई लियाकत पैक्ट में क्या बातचीत की गई उसके बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। बेसिकली कहानी ये है कि सरकार बोल चुकी है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस करनी है तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को अग्री करना पड़ेगा। माइनॉरिटीज़ की कंसेंट के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस की नहीं जाएगी। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोऑपरेशन हो नहीं रहा है, बातचीत बन नहीं रही है। तो हमारे वेरियस लीडर्स कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कांग्रेस और लीग के बीच में कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश किया जाए। ये जो डेडलॉक वाली सिचुएशन है इसको ख़त्म किया जाए। इसी कोशिश में लाया गया था राजगोपालाचारी फार्मूला को, जो कि फेल हो गया। और इसी कोशिश में आगे चल के लाया जाएगा देसाई लियाकत पैक्ट को। ये जो देसाई लियाकत पैक्ट है ये भी फेल हो जाएगा, लेकिन हाँ, इसके प्रोविजंस क्या थे उनके बारे में आज अपन बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। और दूसरा, आज हम बात करेंगे वेवल प्लान के बारे में। वेवल प्लान अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में। बुल्ला भाई देसाई जो हैं वो कांग्रेस के बड़े प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और लियाकत अली खान जो हैं वो मुस्लिम लीग के डेप्यूटी लीडर थे। बुल्ला भाई देसाई और लियाकत अली खान दोनों मिलेंगे और दोनों लीडर्स बातचीत करके कुछ प्रपोजल्स को तैयार करेंगे टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर। बुल्ला भाई देसाई और लियाकत अली खान के ये जो प्रपोजल्स हैं इन्हीं को बोला जाता है देसाई लियाकत पैक्ट। और क्या कहा गया? बहुत सिंपल दो चीज़ें कही गई। एक तो ये बोला गया कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स को नॉमिनेट करेंगे। बहुत सिंपल सी एक चीज़ क्या बोली गई कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग सेंट्रल लेजिस्लेचर में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स को नॉमिनेट करेंगे। हालांकि मुस्लिम्स की इतनी पॉपुलेशन थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद क्या बोला जा रहा है कि दोनों ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स को नॉमिनेट करेंगे। और दूसरा बोला गया कि माइनॉरिटीज़ के लिए 20% सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। दो चीज़ें बोली गई इस देसाई लियाकत पैक्ट में। एक तो बोला गया कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स को नॉमिनेट करेंगे, और दूसरा बोला गया कि माइनॉरिटीज़ के लिए 20% सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। लेकिन इस पैक्ट के ऊपर बातचीत बनी नहीं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस पैक्ट को रिजेक्ट कर देंगे और डेडलॉक वाली सिचुएशन बनी रहेगी। मतलब राजगोपालाचारी फार्मूला और देसी लियाकत पैक्ट दोनों को ही ये कांग्रेस के लीडर्स, मुस्लिम लीग के लीडर्स उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे। हालांकि ये दोनों ही कोई ऑफिशियल टेक नहीं थे। इंडिविजुअल लेवल पे लीडर्स कोशिश कर रहे थे कि यार किसी भी तरीके से कांग्रेस और लीग के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश हो जाए, लेकिन बातचीत बनी नहीं, ये दोनों ही फेल हो जाएंगे। और फिर इसके बाद सरकार की तरफ से आएगा वेवल प्लान। और वेवल प्लान के बैकड्रॉप में कहानी क्या है? मई 1945 में यूरोप में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया था। यूरोप में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया था, इसका मतलब क्या है? जर्मनी की आर्मी ने सरेंडर कर दिया था, हिटलर ने सुसाइड कमिट कर लिया था। मतलब यूरोप के अंदर मई 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो एंड हो गया था, वो ख़त्म हो गया था। लेकिन जापान का थ्रेट अभी भी बना हुआ था। इधर एशिया में जापान अभी भी थ्रेटन कर रहा था। जापान की आर्मी सरेंडर करने को तैयार थी नहीं। जापान तो अल्टीमेटली तब सरेंडर करेगा जब इसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब फेंक दिया जाएगा। जापान सरेंडर करने को तैयार था नहीं। मतलब जापान का खतरा अभी भी था। और ऐसे में ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी अंडर प्राइम मिनिस्टर चर्चिल बोलेंगे कि यार ये जो इंडियंस के साथ में डेडलॉक है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन के ऊपर, उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। बातचीत करो, कोई सॉल्यूशन निकालो, इंडियंस के साथ में कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश करो और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। प्राइम मिनिस्टर चर्चिल जो हैं वो वाइसरॉय लॉर्ड वेवल को बोलेंगे, परमिशन देंगे और बोलेंगे कि जाओ इंडियन लीडर्स के साथ में बातचीत करो, नेगोशिएट करो और इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन के ऊपर कोई सॉल्यूशन निकालो। अब सॉल्यूशन निकालना है, बातचीत करनी है। तो जितने भी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट किया गया था उनको जेल से रिलीज किया गया इन जून 1945। जून 1945 में सभी कांग्रेस के लीडर्स को जेल से रिलीज कर दिया गया और बातचीत की शुरुआत हो गई। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि वाई द गवर्नमेंट वॉज कीन ऑन अ सॉल्यूशन नाउ।
सरकार अब क्यों कोई सॉल्यूशन निकालना चाहती थी? भाई वर्ल्ड वॉर 2 का इतना खतरा है नहीं, क्योंकि यूरोप में तो खत्म हो गया है। दूसरा, जापान का थ्रेट भी इतना लंबा चौड़ा नहीं था, तो अब क्यों सरकार चाह रही थी कि कोई सॉल्यूशन निकाला जाए? उसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो मिड 1945 में इंग्लैंड में जनरल इलेक्शन होने वाले थे, और ये जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है ये चाह रही थी दिखाना कि यार देखो हम कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में भी। भाई इंडिया कॉलोनी है, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी, अगर उसमें कुछ हलचल हो रही है तो उसका फर्क इलेक्शंस में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बट ऑब्वियसली बात है पड़ेगा। तो एक तरीके से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रही थी कि देखो हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन निकले, और इसीलिए हम बातचीत भी कर रहे हैं। तो एक तो जनरल इलेक्शंस के चलते ये जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है ये कोशिश कर रही थी। दूसरा, ब्रिटेन के वॉर में जितने भी अलाइज थे वो कॉन्स्टेंटली ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि वॉर में इंडियन कोऑपरेशन को मिलना चाहिए, सीख करना चाहिए, इंडियंस के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जापान का थ्रेट अभी भी है, थोड़ा बहुत तो है ही, तो अभी भी अलाइज जो हैं वो ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। और तीसरा, गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस की एनर्जी को डाइवर्ट करना चाह रही थी। बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो बढ़ चढ़ के चल रहा था, और ऐसे में सरकार को लग रहा था कि यार चीज़ों को ठंडा करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद क्विट इंडिया मूवमेंट ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा चल रहा था। तो सरकार अब बातचीत के थ्रू इंडियंस की एनर्जी को डाइवर्ट करना चाह रही थी। और इस बैकड्रॉप में ये जो वेबल प्लान है, ये जो लॉर्ड वेबल हैं, ये अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। बेसिकली हुआ क्या कि वाइसरॉय वेबल जो हैं वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, कहाँ पे? शिमला में बुलाएंगे। कब बुलाएंगे? जून 1945 में बुलाएंगे। तो ये याद रखना कि जो वेबल प्लान है इसकी कॉन्फ्रेंस, इसकी मीटिंग कहाँ हुई? इसकी मीटिंग हुई शिमला में। कब हुई? जून 1945 में। और इसीलिए इसको कभी कभार शिमला कॉन्फ्रेंस भी बुलाया जाता है। कभी कभार क्या, आमतौर पे इसको क्या बुलाया जाता है? शिमला कॉन्फ्रेंस। वेबल प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड हुआ? एक तो ये बोला गया कि नई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को स्टैब्लिश किया जाएगा, नई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को स्टैब्लिश किया जाएगा। और ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें सभी मेंबर्स जो हैं वो इंडियंस होंगे, सिवाय 2 के, एक तो गवर्नर जनरल और दूसरा कमांडर इन चीफ। नई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को स्टैब्लिश किया जाएगा और इसमें सभी मेंबर्स इंडियंस होंगे सिवाय 2 के। किस किस के? गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के। दूसरा बोला गया कि कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाएगी। कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाएगी। टोटल 14 मेंबर्स थे इसमें, और इन 14 मेंबर्स में से 6 कौन होंगे? 6 होंगे मुस्लिम्स। कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाएगी। और एक प्रॉब्लम आगे चल के ये आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि देखो मुस्लिम्स की उतनी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आप ज़्यादा दे रहे हो, तो इसको लेके एक प्रॉब्लम आएगी। तो दिमाग में रखो क्या बोला गया? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को स्टैब्लिश किया जाएगा जिसमें सभी मेंबर्स इंडियंस होंगे सिवाय 2 के, एक तो गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के। दूसरा बोला गया कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। और तीसरा बोला गया ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इट विल फंक्शन एज अ इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे कामकाज करेगी, कामकाज को देखेगी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा वेबल प्लान में क्या बोला गया कि गवर्नर जनरल जो हैं वो अपने वीटो पावर को एक्सरसाइज करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से अपने वीटो पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा गवर्नर जनरल की पावर्स को कम करने की कोशिश करी। बोला गया कि वीटो पावर को एक्सरसाइज तो करेंगे लेकिन करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। फिर तीसरा बोला गया कि अलग अलग पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वाइसरॉय को एक जॉइंट लिस्ट सबमिट करेंगे और इस लिस्ट में बात की जाएगी कि किन मेंबर्स को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया जाना चाहिए। ये जो मेंबर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अलग अलग पार्टीज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की एक जॉइंट लिस्ट भेजेंगे, सारी पार्टीज मिलके एक जॉइंट लिस्ट भेजेंगे वाइसरॉय को जिसमें बताया जाएगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाए। हालांकि ये भी कह दिया गया था कि अगर जॉइंट लिस्ट ना बना पाओ तो अपनी अपनी सेपरेट लिस्ट भेज देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फाइनली बोला गया कि आफ्टर दी वॉर नए कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया जाना चाहिए उसके ऊपर पॉसिबिलिटी ऑफ नेगोशिएशंस को ओपन रखा जाए।
मतलब जब वॉर खत्म हो जाएगा तो हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा सकता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी कि नई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को स्टैब्लिश किया जाएगा। इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सभी मेंबर्स इंडियंस होंगे सिवाय दो के, किस किस के, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के। दूसरा बोला गया कि कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और तीसरा, ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी ये इंटरिम गवर्नमेंट के जैसे फंक्शन करेगी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा बोला गया कि गवर्नर जनरल जो हैं वो वीटो एक्सरसाइज करेंगे लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। और फाइनली बोला गया कि वॉर खत्म होने के बाद बातचीत करेंगे, हम नेगोशिएट करेंगे और देखेंगे कि नए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये वेबल प्लान आ गया। इस वेबल प्लान के ऊपर वेरियस पार्टीज का स्टैंड क्या था। मुस्लिम लीग का स्टैंड क्या था। मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टैंड लेगी। जिन्ना का कहना ये था कि ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें जितने भी मुस्लिम मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग के पास में होना चाहिए। बेसिकली जिन्ना ये कह रहे थे कि मुस्लिम्स के सोल रिप्रेजेंटेटिव हम हैं पूरी तरीके से, सिर्फ हम ही मुस्लिम्स को नॉमिनेट कर सकते हैं इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये अपने आप में बेहूदी बात है। आप सोल रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन सकते हो। 1937 में इलेक्शन हुआ है और तब उस इलेक्शन में आपको वोट नहीं मिला है। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में आप हार गए हो और आप यहाँ पे कह रहे हो कि नहीं साहब, सभी मुस्लिम मेंबर्स को हम ही नॉमिनेट करेंगे और कोई नॉमिनेट नहीं करेगा। और दूसरा बड़ा एक्सट्रीम स्टैंड, मुस्लिम लीग क्या कह रही है, जिन्ना क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ वीटो मिलना चाहिए इस काउंसिल में। अगर कोई डिसीजन ऐसा है जिसको मुस्लिम्स अपोज करते हैं तो हमें वीटो पावर मिलनी चाहिए, वो पास होगा ही नहीं। ये सोचो कितना एक्सट्रीम स्टैंड है। बेसिकली जिन्ना ने अपना मन बना लिया था कि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए, उनको पाकिस्तान चाहिए। वो किसी भी तरीके से पार्टीशन करवाना चाह रहे थे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनका सिर्फ एक मतलब था कि इंडिपेंडेंस की सूरत में पाकिस्तान बनना चाहिए, सेपरेट स्टेट बनना चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड क्या था। कांग्रेस ने भी इस प्लान के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शंस उठाए। बेसिकली कांग्रेस का ये कहना था कि आप हमें एक तरीके से कास्ट हिंदू पार्टी के तौर पे दिखा रहे हो। आप क्या कह रहे हो कि सिर्फ हिंदूज को नॉमिनेट कर सकती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग कह रही है कि मुस्लिम्स को सिर्फ हम नॉमिनेट करेंगे। विच मीन्स कि एक तरीके से आपने ये कह दिया कि मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम्स की पार्टी है और कांग्रेस जो है वो हिंदूज की पार्टी है। कांग्रेस ने बोला ऐसा नहीं है, हम सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें ये अधिकार मिलना चाहिए कि हम किसी भी कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कांग्रेस ये कहना चाह रही थी कि हम ऑल ओवर इंडिया सभी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें किसी कास्ट से जोड़ के ना देखा जाए या किसी एक रिलीजन से जोड़ के ना देखा जाए। और मुस्लिम लीग कह रही थी कि साहब हम मुस्लिम्स की पार्टी हैं, सभी मुस्लिम्स को नॉमिनेट करने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। कांग्रेस इसके साथ में अग्री करेगी नहीं। मतलब ना तो मुस्लिम लीग अग्री कर रही है ना कांग्रेस अग्री कर रही है। और प्राइमरीली इन दोनों के लिए ही लाया गया था इस वेवल प्लान को। वेवल साहब की गलती क्या थी। वेवल साहब ने बोला कि जब मुस्लिम लीग अग्री नहीं कर रही है तो बातचीत बन नहीं सकती है, टॉक्स ब्रेक डाउन। बातचीत बनी नहीं और बातचीत नहीं बनी तो मुस्लिम लीग को एक तरीके से वर्चुअल वीटो मिल गया। बेसिकली मुस्लिम लीग इतनी पावरफुल हो गई कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर मना कर रही है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस हो ही नहीं पा रही है। गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि जब तक कांग्रेस और लीग दोनों अग्री नहीं करेंगे तब तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस होगी नहीं। गवर्नमेंट ने बोल दिया था, हमने कई बार पढ़ा है कि जब तक माइनॉरिटीज़ की कंसेंट नहीं होगी तब तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस होगी नहीं। मतलब एक तरीके से वर्चुअल वीटो मिल गया था मुस्लिम लीग को। इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं थी लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग अगर अपोज कर रही थी कांग्रेस को तो कोई बातचीत बन ही नहीं पा रही थी, बात सारी वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। और ये जो मुस्लिम लीग है ये एक तरीके से वर्चुअल वीटो हाथ में लेके चीज़ों को रोकने के लिए काम कर रही थी। बिकॉज मुस्लिम लीग का गोल क्या था कि हमें तो सेपरेट स्टेट चाहिए, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। और एक तरीके से बार बार ब्रेकडाउन होने की वजह से मुस्लिम लीग की जो पोजीशन है वो मजबूत हो गई। लोगों के बीच में एक मैसेज गया ना कि यार लीग इतनी पावरफुल है कि अगर लीग बोलती है कि ये नहीं होगा तो होता ही नहीं है। और कॉमन मैन को क्या समझ में आ रहा है, कॉमन मैन को तो ये लग रहा है कि भाई मुस्लिम लीग जो कह रही है वो हो रहा है। मुस्लिम लीग डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही तो डिमांड्स एक्सेप्ट हो ही नहीं रही हैं। तो लोगों के बीच में एक मैसेज गया और ये जो मैसेज है ये इतना रोल प्ले करेगा
कि जब 1945-46 में इलेक्शंस होंगे तो मुस्लिम लीग ऑलमोस्ट हर एक मेजर पार्टी को हराएगी, मेजॉरिटी लेकर आएगी और सरकार बनाएगी। सोचो 1937 में इलेक्शंस हुए थे और मुस्लिम लीग को बाकी एरियाज में तो छोड़ो, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहाँ पे वोट नहीं मिले थे, और 1945-46 में जब इलेक्शंस होंगे तो मुस्लिम लीग सभी मेजॉरिटी पार्टीज को हरा देगी, सभी बड़ी पार्टीज को हरा देगी और मेजॉरिटी लेकर आएगी। सोचो कितना बड़ा इम्प्लीकेशन है। और यहाँ से मुस्लिम लीग की जो पोजीशन है वो बेहद स्ट्रांग हो जाएगी और मुस्लिम लीग की जो डिमांड है फॉर पाकिस्तान वो भी बहुत अग्रेसिवली सामने रखने लग जाएगी मुस्लिम लीग। आगे की कहानी किस तरीके से चलेगी वो अपन पढ़ेंगे। इसके बाद हमें बात करनी है इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इसमें एक चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है बेबल प्लान। ये बेबल प्लान को देख लेना। बाकी देसी लियाकत पैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दिमाग में रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। छोटा सेशन था, इजी सेशन था, चैप्टर का डिवीजन ही ऐसे हो रहा था कि ये सेशन छोटा रहना ही था। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।